हेलो डियर, मैं हूं राकेश वर्मा और आज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे। आज बीकॉम थर्ड ईयर को लेके हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स स्टडी किया जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ शेयर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जितना कि आप समझ सकते हैं इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, कंपनी के फाइनल अकाउंट, लिक्विडेशन, एमलगमेशन एंड डिफरेंट जो चैप्टर्स है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि यहाँ किसी एसेट की वैल्यू यानी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू के साथ साथ उसकी एसेट की वैल्यू भी फाइंड की जाती है। साथ ही स्टूडेंट्स, ये इन्वेस्टर पॉइंट व्यू से, कंपनी पॉइंट व्यू से, रिलेटेड स्टॉक की होल्डर्स पॉइंट व्यू से सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एंड साथ ही साथ स्टूडेंट्स पॉइंट व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चैप्टर। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स का व्यू पॉइंट क्यों इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन को लेके ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है। क्योंकि इसमें एग्जामिनेशन में सबसे अधिक मार्क्स ये देखते हैं, पिछले विगत वर्षों में देखा गया कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बाईबैक ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स या फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, यहां से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में निकलते हैं। तो से स्टूडेंट्स, हम लोग आज वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स देखा जाए। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स क्यों किया जाता है, व्हाट इज नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ये एक थ्योरेटिकल पार्ट्स है। हम लोग इसमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के मेथड्स, इसके जितने भी मेथड्स हैं, शेयर्स की जो वैल्यू फाइंड की जाती है उसके विषय में डिस्कशन किया जाएगा। थ्योरेटिकल पार्ट्स को हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे आपसे। सबसे पहली बात तो इसके जो एसेट्स वैल्यूएशन मेथड है, या ये कह सकते हैं नेट एसेट्स मेथड, या ये कह सकते हैं कि इससे इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर की पता चलती है। इट मीन कि एसेट के और लायबिलिटीज के व्यू पॉइंट से शेयर्स की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये पता चलती है कि एक शेयर्स आंतरिक तौर पे उसकी वैल्यू क्या है, उसकी फेस वैल्यू नहीं, उसकी जो बुक वैल्यू है वो नहीं, बल्कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है जो कि फेस वैल्यू बुक वैल्यू से दिखती नहीं है। ये कंपनी की इंटरनल जो स्ट्रेंथ होती है, जो कंपनी की एक्सटर्नल स्ट्रांगनेस होती है, उसके अकॉर्डिंग कंसीडर की जाती, वैल्यू की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इनकम मेथड, या ये कह सकते हैं कि इसको हम मार्केट वैल्यू मेथड भी कहते हैं। और अगला मेथड फेयर वैल्यू मेथड, या ये कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू बाई 2। यानी कि यदि आपको क्वेश्चन में, या यदि आपको किसी शेयर्स की फेयर वैल्यू जाननी है तो इसके पहले आपको दोनों की मार्केट वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों जाननी होगी, क्योंकि तभी आपका फेयर वैल्यू, किसी भी शेयर्स का फेयर वैल्यू निकल सकता है। डियर स्टूडेंट्स, एसेट वैल्यूएशन मेथड में, जैसा कि ये नाम से दिख रहा है एसेट वैल्यूएशन मेथड, यानी किसी भी कंपनी के टोटल वैल्यू ऑफ एसेट में से उसकी आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस कर लेंगे, जो आएगा उसे बोलेंगे नेट वैल्यू ऑफ एसेट, नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स। और इसमें पर शेयर
अगर इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है तो जो नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स है इसमें नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लें तो एक शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू पता चल जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें ये जानना है इस चैप्टर के अंदर किसी एसेट नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड में किसी शेयर्स की वैल्यू निकालने के लिए किन किन पर्टिकुलर एसेट्स को हम एसेट्स कंसीडर करते हैं, किन किन लाइबिलिटीज को एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को यहां से एसेट की वैल्यू में से डिडक्ट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। जबकि ये इसका फार्मूला बहुत ही आसान है। सेकंड चीज कि पहली बात इसमें कि एसेट किन किन एसेट को एसेट कंसीडर किया जाता है, जो कंपनी के एसेट हैं। सेकंड, लाइबिलिटीज मींस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। और थर्ड, नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स भी होते हैं और कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। यानी ये जो नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स निकलता है ये केवल कंपनी के जो कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स है केवल वही उसी की वैल्यू नहीं है, बल्कि ये इक्विटी और प्रेफरेंस की। और साथ ही साथ अगर कंपनी में अदर टाइप्स यानी डिफरेंट क्लास के शेयर्स हैं, यानी कि फोर्थ, यदि डिफरेंट क्लास के शेयर्स हैं, मतलब 10 रुपए वाले, 50 रुपए वाले, 100 रुपए वाले इक्विटी हैं, ऐसे ही 10, 50 और 100 के प्रेफरेंस हैं, तो इन सभी शेयर्स की अलग अलग वैल्यू क्या होगी, आज हम लोग इस चैप्टर के अकॉर्डिंग स्टडी किया जाएगा। साथ ही इसके एसेट्स वैल्यूएशन मेथड, यानी एसेट का जो वैल्यूएशन है, किन किन एसेट को कंपनी के शेयर्स की वैल्यू निकालते समय यानी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते समय किन किन एसेट को हम एसेट्स कंसीडर किया जाएगा, किन किन लाइबिलिटीज को एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कंसीडर किया जाएगा, ये देखा जाएगा। इसके बाद हम लोग इनकम मेथड में दो मेथड्स यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। पहला कि रेट ऑफ डिविडेंड मेथड और रेट ऑफ अर्निंग मेथड, दो मेथड। और ये फेयर वैल्यू मेथड आप जान ही रहे हैं कि जब तक आपका मार्केट वैल्यू नहीं निकलेगा तब तक, जब तक कि इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं निकलेगा तब तक फेयर वैल्यू कंपनी के शेयर्स का नहीं निकल सकता। सो डियर, हेड वाइज मेथड वाइज हम लोग एक एक मेथड की स्टडी किया जाएगा। पहली बात तो इंट्रिंसिक वैल्यू किसी कंपनी के शेयर्स की कैसे निकालते हैं। सेकंड, किसी कंपनी के शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है उसको कैसे निकालते हैं। और फिर लास्ट में किसी शेयर्स की जो फेयर वैल्यू है उसको कैसे निकालते हैं। बाकी जो डिफरेंट वैल्यू है लाइक बुक वैल्यू, लाइक मार्केट, लाइक क्या बुक वैल्यू के बाद उसका जो वैल्यू होता है आपका क्या कहते हैं भाई, बुक वैल्यू, उसके बाद आपका जो पर वैल्यू होता है, कास्ट वैल्यू होता है यानी कास्ट प्राइस ऑफ शेयर्स, जितने शेयर्स की प्राइस होती है एक एक स्टडी किया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टडी किया जाए इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स। एंड इस कंपनी के अंदर जितने भी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, तो सबकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, चलिए इसकी डिटेल स्टडी किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम जब ये लिखते हैं एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज इज इक्वल टू नेट वैल्यू ऑफ एसेट, और फिर
वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू जो आपका नेट एसेट्स है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इसका मतलब ये है कि एसेट किसे ट्रीट किया जाता है, आउटसाइड लायबिलिटीज किसे ट्रीट किया जाएगा। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक एसेट्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हमें पहले बात तो एसेट जानना होगा कि कंपनी के अंदर, कंपनी की बैलेंस शीट में जो एसेट्स लिखी गई है उस एसेट्स को एसेट्स ट्रीट किया जाएगा कि नहीं, पहली बात। सेकंड कि कभी कभी बैलेंस शीट में कुछ ऐसी एसेट्स भी लिखी होती है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता, या कुछ ऐसी फिक्टिशियस एसेट्स भी होती हैं कि जो केवल एसेट एज ए एसेट ही दिखाया जाता है लेकिन वो रियल में एसेट्स नहीं होती, न तो उन्हें कुछ बेच के मिलता है। तो इसके लिए यानी एसेट यानी जो हम एसेट लेंगे यानी ये एसेट्स ऑल tangible and intangible assets considered for share valuation, but all fictitious assets not treated as assets like debit balance of profit and loss account, deferred expenditure, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटेन जो आपने बैलेंस शीट के अंदर लिखा हुआ है, या कोई भी ऐसा एक्सपेंस या लॉस जो फिक्टिशियस एसेट्स है उसे कभी एसेट्स ट्रीट नहीं किया जाता। एंड all assets value taken at its market price if given in question। अगर क्वेश्चन में किसी एसेट का कोई मार्केट प्राइस लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम उस प्राइस को कंसीडर कर लेंगे। बट इन एब्सेंस ऑफ any further information we take its बुक वैल्यू। यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है क्वेश्चन में तो हम इस एसेट की बुक वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे। हाँ, if any assets is valueless, अगर कोई एसेट्स वैल्यूलेस है और क्वेश्चन में ये स्पष्ट बता दिया कि इस एसेट की कोई वैल्यू नहीं है तो उस पर्टिकुलर एसेट्स को एसेट्स ट्रीट नहीं किया जाएगा। लेकिन कोई भी इंटरनल एसेट्स या एक्सटर्नल एसेट्स है जो कंपनी की है उसे शेयर्स के वैल्यूएशन में हम लोग एसेट्स ट्रीट किया जाएगा जिसका कोई भी बेचने योग्य मूल्य होगा। कोई मूल्य, कोई प्राइस, कोई इन्फ्लेटेड प्राइस, कोई एडजस्टमेंट प्राइस नहीं दिया है तो हम उस एसेट्स की बुक वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट, अगर यही हमें आउटसाइड लायबिलिटीज देखना है तो कोई भी एक्सटर्नल पेमेंट्स, external liabilities like debenture, loan, creditor, BP, outstanding expenses, सभी के सभी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को हम एसेट्स में से माइनस कर लेंगे। लेकिन जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो कि कभी आपको पता नहीं चलता है, जैसे इंप्लॉय सेविंग डिपॉजिट, इंप्लॉय
सेविंग डिपॉजिट, एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सभी के सभी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होते हैं। तो इन्हें भी इन लायबिलिटीज के साथ एक्सटर्नल लायबिलिटीज मान के हम एसेट की वैल्यू में से घटाएंगे जब हम इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ऐसे फंड्स जो कंपनी के लाभों से बनाए गए होते हैं, जो कंपनी के प्रॉफिट से बनाए गए होते हैं, वो इंटरनल फंड्स होते हैं, उन्हें माइनस नहीं किया जाएगा। तो जब भी ऐसे फंड्स या ऐसी डिपॉजिट जो एम्प्लॉय की है और वो कंपनी को चुकाना है, इट मीन पेमेंट करना उन्हें, चाहे वो पेमेंट आज होना हो चाहे वो पेमेंट फ्यूचर में होना हो, वो सभी के सभी लायबिलिटीज माइनस होंगे। फिर जो नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स आएगी, उस नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स को हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लेंगे, तो एक शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये आपका कंप्लीट ये फॉर्मेट है कि नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स निकालने का और फिर नंबर ऑफ शेयर से डिवीजन का। तो वैल्यू ऑफ शेयर्स इंट्रिंसिक वैल्यू हमको पता चलेगा। बट डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी आपके सामने समस्या होती है कि कंपनी के कैपिटल में एक क्लास से अधिक के इक्विटी शेयर्स जिनकी प्राइस डिफरेंट होती है, जिनकी पेड वैल्यू प्रेफरेंस होती डिफरेंट होती है, साथ ही कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स की भी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो जब प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो ऐसे केस में हम नेट एसेट्स में से प्रेफरेंस का जो हिस्सा है, ये कह सकते हैं प्रेफरेंस का जो इंटरेस्ट है, उसको माइनस कर लेंगे। जो वैल्यू बचेगी वो इक्विटी के लिए बचेगी, फिर हम इक्विटी शेयर से डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए उसके कुछ केसेस हम लोग देखते हैं। लेकिन स्पेशली आप प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स की क्लास जब हम देंगे तो आपको विशेष इसका समझ में आएगा। तो चलिए एक बैलेंस शीट बना के हम इसके माध्यम से आपको समझाते हैं कि एक शेयर्स की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ये कंपनी का बैलेंस शीट है। मैंने बैलेंस शीट का प्रोफार्मा उस तरह से नहीं बनाया, बस ये समझने के लिए मैंने इसको ड्रा किया है, तो आप इसको फाइनल प्रोफार्मा ना समझें। ये साइड है इक्विटी एंड लायबिलिटीज का, ये अमाउंट का, ये मैंने एसेट्स और ये अमाउंट ले लिया। कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स 10,000 एट द रेट ऑफ ₹10 ईच है। इट मीन कि कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स 1 लाख के हैं। आउटसाइड लायबिलिटीज में कंपनी के पास 10% डिवेंचर्स हैं 20,000 के। अदर कैट लायबिलिटीज कंपनी के पास 30,000 का है। जबकि कंपनी की बैलेंस शीट में इनके पास फिक्स एसेट्स 1 लाख की है और करेंट एसेट्स 10,000 का है। टोटल इनके पास जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है 1,50,000 है। कंपनी को इक्विटी शेयर्स की वैल्यू निकालनी है। कंपनी को इक्विटी शेयर्स की वैल्यू, ज्यादा इंफॉर्मेशन मैंने आपको नहीं दिया है, बस एक छोटे से इंफॉर्मेशन के साथ वैल्यू ऑफ शेयर्स कहता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ शेयर्स इफ फिक्स्ड एसेट ऑफ कंपनी इज over by 10,000 and goodwill now increase by 20,000।
कहने का मतलब कि कंपनी ने जो अपने एसेट, फिक्स एसेट लिखे हैं ये 10,000 से ज्यादा लिखा है, लेकिन अब गुडविल की वैल्यू कंपनी की 20,000 रुपए से अधिक हो चुकी है। इट मीन कि हम इस चीज को कंसीडर कर लेंगे, न कि इसको। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का जो फिक्स एसेट है, फिक्स्ड एसेट्स, ये पहले 1 लाख का था जो कि 10,000 रुपए से इंक्रीजेस है। इट मीन कि ये सही मामले में 90,000 है। एंड जो कंपनी की गुडविल है ये अब 20,000 रुपए से अधिक हो चली है, और जो इसका करंट एसेट्स है वो 10,000 रुपए भी है। यानी कि करंट एसेट्स आप 50,000 लिख लें। तो कहने का मतलब अब कंपनी की जो एसेट है वो 1,60,000 की हो चुकी है, जबकि इसके पास आउटसाइड लायबिलिटीज 50,000 के हैं। तो लेस क्या चीज, आउटसाइड लायबिलिटीज कितने के, 50,000 की। यानी जो नेट एसेट्स है कंपनी का वो 1,10,000 का हो चुका है। यानी कंपनी का नेट एसेट्स कितने का है, 1,10,000 का। अब कंपनी को वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालना है, तो यहां लिखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। इट मीन कि नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। यानी 1,10,000 डिवाइडेड बाई 10,000, तो आप पाएंगे कि एक शेयर की वैल्यू कितनी है, ₹11। इनके एक शेयर्स की वैल्यू ₹11 है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कई चीजों को नहीं आपके इस बैलेंस शीट के माध्यम से समझाया, बट आपको एक प्रोफार्मा कि एसेट में से लायबिलिटीज को माइनस किया, जो वैल्यू बचेगी उसे नेट एसेट्स बोलेंगे, और उस नेट एसेट्स को हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर लेंगे। जो वैल्यू निकल के आएगी उसे हम नेट एसेट कहेंगे, और नेट एसेट्स के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लेंगे, तो एक शेयर की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। आने वाली क्लासेस में हम आपको, यदि एक क्लास से अधिक के शेयर्स अवेलेबल हैं कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में, प्रेफरेंस शेयर्स अवेलेबल हैं, तो उसको लेकर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से उसकी वैल्यू फाइंड की जाती है। तो ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखना न भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल चुके, और साथ ही साथ आप हमारा भी सपोर्ट कर सकें। सो स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और आज के लिए थैंक यू।